हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। यूपी बीएड एडमिशन 2025 के रिगार्डिंग आज हम पेपर 1 और पेपर 2 के अंतर्गत संविधान सीरीज में आज संविधान सभा का निर्वाचन के बारे में जानेंगे। इससे पहले हम लोगों ने संविधान सभा का गठन के बारे में चर्चा किया था, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। आज हम लोग संविधान सभा का निर्वाचन यानी इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले हमको जानना ये है कि संविधान सभा का निर्वाचन कैसे हुआ। तो संविधान सभा का निर्वाचन हमारा 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि निर्वाचन किया गया था। यानी हमारे भारत की जो जनसंख्या थी उस टाइम का, यानी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, 1946 की बात कर रहे हैं, जब हमारा कैबिनेट मिशन के द्वारा क्या किया गया, तो संविधान सभा का गठन किया गया था। तो इसके निर्वाचन के लिए क्या किया गया, तो हम लोग ने क्या किया, 10 लाख जनसंख्या पर एक कैंडिडेट को रखा गया, एक प्रतिनिधि को निर्वाचित किया गया था। निर्वाचन हेतु हम लोगों ने किसका प्रयोग किया था, तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का प्रयोग किया गया, और जो हमारा एकल संक्रमण मत के द्वारा सदस्य को निर्वाचित किया गया, जिसके द्वारा हम लोग राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, उसी को हम लोग आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति और एकल संक्रमण मत को लिया गया था। मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो हमारा एकल संक्रमण मत होता है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो समझिएगा, अगर मान लीजिए कि 10 या 3 कैंडिडेट जो है आपके इलेक्शन में चुनाव में खड़े हैं, ठीक है, और यहाँ पे 100 क्या है, वोटर हैं। अब 100 वोटर में से अगर जो नॉर्मल हम लोगों का चुनाव होता है, जैसे आप लोग जाते होंगे एमपी का चुनाव होता है, एमएलए का चुनाव होता है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि 10 कैंडिडेट क्या हैं, खड़े हैं उस चुनाव के लिए। तो हम लोग जिनको वोट देना होता है, हम लोग केवल उन्हीं को वोट देके चले आते हैं, जिनको हम चाहेंगे उनको वोट देके आते हैं। लेकिन जो हमारा एकल संक्रमण मत होता है, इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, तो जितने कैंडिडेट खड़े होंगे तो हम लोग क्या देते हैं, इनको रैंकिंग देते हैं। यानी कि हर एक जो वोटर होगा इनको क्या करेगा, इनको रैंकिंग देगा। जैसे कि ये 1 2 3 ये 3 कैंडिडेट क्या हैं, खड़े हैं, तो इनको रैंकिंग में क्या दिया जाएगा, तो 1 2 और 3 इनका रैंकिंग होगा। अब इसमें से ये तीनों कैंडिडेट को मैं किसको जो है फर्स्ट रैंक देना चाहता हूँ, किनको सेकेंड रैंक और किनको थर्ड रैंक देना चाहता हूँ, तो ये यहाँ पे अब आके रैंकिंग इस तरह से देके चले जाएंगे। अब ये पहला वोटर ने मान लीजिए कि पहले दूसरे तीसरे को 1 2 3 रैंकिंग दे दिया। दूसरे वोटर आते हैं, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने आके जो है इनको 2, इनको 1 और इनको जो है 3 रेटिंग देके चले गए। तो ऐसे ही सभी वोटर के द्वारा इस तरह से रैंकिंग दी जाती है। लास्ट में ये देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो है फर्स्ट रैंक पाने वाले कौन से कैंडिडेट हैं। इन केस मान लीजिए कि फर्स्ट रैंक पाने वाले अगर कैंडिडेट आ जाते हैं पहले पे, तो ऑलरेडी ये क्या हो जाएंगे, जीत जाएंगे। इन केस क्या होता है कि कभी कभी फर्स्ट रैंक पाने वाले जो हैं 2 कैंडिडेट सेम हो जाते हैं, यानी कि 3 कैंडिडेट खड़े थे, तो पहले और दूसरे जो कैंडिडेट हैं फर्स्ट रैंक ही पाने वाले क्या हैं, दोनों लोगों का बराबर हो गया। तो इस केस में क्या किया जाता है कि फर्स्ट रैंक को हटा के अब किस पे देखा जाता है, दूसरे रैंक पे देखा जाता है कि पहले और दूसरे कैंडिडेट में दूसरे रैंक कितना पाए हैं। अब दूसरे रैंक में इनका डिसाइड हो जाता है कि अगर ये दोनों लोग में से जिनका ज़्यादा होगा उनको क्या किया जाएगा, उनको निर्वाचित यानी उनको पास कर दिया जाएगा। अगर सेम रैंक 2 2 यानी जो दूसरे रैंक का भी सेम होता है, तो फिर हम लोग क्या करते हैं, तीसरे रैंक पे जाते हैं। ऐसे ही हम लोग का अलग अलग जितना भी रैंक होता है, यानी जितने कैंडिडेट उतना हमारा रैंक होगा। तो उस तरीके से हम लोग एक जो हमारा एकल संक्रमण मत होता है, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, इससे हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट इसको मैं और डिटेल में जब हम लोग राष्ट्रपति का निर्वाचन पढ़ेंगे हम लोग, तो उनमें और भी हम लोग डिटेल में समझा जाएगा। अनुपातिक प्रतिनिधित्व के तहत 3 श्रेणियों बनाई गई थी। कितने श्रेणी बनाई गई थी, तो 3 श्रेणी में इसको बांटा गया था। पहला जो हमारा श्रेणी था मुस्लिम था, यानी आरक्षित सीटें कितनी थी मुस्लिम की, 78 था। सिख थे, इनकी आरक्षित सीटें कितनी थी, 04 यानी 4 सीटें थी। और सामान्य के लिए जो है आरक्षित सीटें कितनी थी, 210 था, जिसमें हिंदू थे, जैन थे, ईसाई थे इत्यादि के जो हमारे लोग हैं इसमें किसमें थे, सामान्य में। तो ये 3 कैटेगरी में इसे बांटा गया था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, संविधान सभा का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था।
यानी कि जो संविधान सभा का निर्वाचन हुआ था अप्रत्यक्ष रीति से हुआ था। देखिए, जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो राष्ट्रपति का चुनाव भी हमारा क्या होता है, अप्रत्यक्ष तरीके से होता है। यानी कि हम लोग राष्ट्रपति के चुनाव को, जो चुनाव होता है उसमें भाग नहीं लेते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हम लोग भाग लेते हैं। जैसे समझिएगा कि जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है तो उसमें जो है 3 लोग जो है उसमें भागीदारी लेते हैं। कौन कौन लोग होते हैं, तो लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और हमारे पूरे देश के जो हमारा विधानसभा होता है तो उसके निर्वाचित सदस्य। और तीनों में क्या होते हैं, निर्वाचित सदस्य को लिया जाता है, यानी कि जो यहाँ से जुड़ के जाए। अब विधानसभा क्या है, तो हम लोग अपने कैंडिडेट यानी अपने जगह किसको हम लोग वोट देते हैं, एमएलए को देते हैं। एमएलए को हम लोग वोट देते हैं। अब एमएलए वोट किसको दे रहे हैं, राष्ट्रपति को दे रहे हैं। उसी तरीके से एमपी को भी हम लोग वोट देते हैं। तो इनडायरेक्टली तरीके से हम लोगों का भी वोट जो है राष्ट्रपति को जा रहा है, लेकिन हम लोग ऐसे डायरेक्ट तरीके से राष्ट्रपति को वोट नहीं देते हैं जैसे कि एमएलए और एमपी को। वही उसी बात से यहाँ पे कहा गया है कि जो निर्वाचन हुआ था वो हमारा अप्रत्यक्ष रीति से किया गया था। किसका, संविधान सभा का। ये चीज़ें नोट डाउन करिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है निर्वाचन मंडल, यानी जो हमारा इलेक्शन जो मंडल था उसमें कौन कौन लोग थे, तो प्रांतीय विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो प्रांतीय यानी कि जो पहले के 1947 से पहले जो प्रांत थे अलग अलग भागों में जो बटे थे, जैसे उत्तर प्रदेश ही हमारे जो है अलग प्रांत में था, संयुक्त प्रांत था, वैसे ही आपके अलग अलग प्रांत थे। तो उन प्रांत के जो हमारा विधानमंडल के निम्न सदन था, यानी एक हमारा हो गया उच्च सदन, एक हमारा हो गया निम्न सदन। जैसे आप समझिए कि हमारा एक है संसद है, संसद में जो 2 हो गया, एक हमारा लोकसभा हो गया, एक हमारा राज्यसभा हो गया। लोकसभा हमारा क्या होता है, तो लोकसभा हमारा निम्न सदन होता है, राज्यसभा हमारा क्या है, उच्च सदन है। तो उसी तरीके से हम लोग विधानमंडल की अगर बात करते हैं तो विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आपका पूछता है कि निर्वाचन मंडल में किसके द्वारा जो है आपका संविधान सभा का निर्वाचन किया गया, तो विधानमंडल के निम्न सदन के सदस्यों के द्वारा संविधान सभा का निर्वाचन किया गया था। संविधान सभा का निर्वाचन कब हुआ था, तो जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। यानी कि जुलाई और अगस्त यानी 2 महीने के अंतराल में आपका 1946 में संविधान सभा का निर्वाचन पूरा हुआ। सभा में कांग्रेस पार्टी के 208 सदस्य निर्वाचित हुए थे। कांग्रेस पार्टी के कितने सदस्य निर्वाचित हुए थे, 208। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, तो दिसंबर 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जिसके सदस्य कितने निर्वाचित हुए, 208। अब इसमें जो कैटेगरी बनी हुई थी, यानी सामान्य सीट पर 199 लोग, सिख जो आरक्षित सीट था उस पे से 3 लोग, और मुस्लिम जो आरक्षित सीट थी उस पे से 3, और उच्चायुक्त जो प्रांत था उसमें से 3 लोग किसके, कांग्रेस के जो हमारे सदस्य थे निर्वाचित हुए थे। यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्लिम आरक्षित सीटें कितनी थी, 78 था, जिसमें कि 3 जो है कांग्रेस के जो है जीते थे। सिख के जो आरक्षित सीट इसमें से 3 जो है कांग्रेस के लोग जीत गए, और सामान्य जो आरक्षित सीटें थी इसमें कितने, तो इसमें से 199 लोग, यानी आरक्षित कितनी थी, 210 थी, और उसमें से 199 यानी कि 11 लोग अदर लोग जीते थे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, मुस्लिम लीग के 73 सदस्य विजयी हुए थे। मुस्लिम लीग के कितने सदस्य विजयी हुए, तो 73 यानी 73 लोग जो है मुस्लिम लीग के कैंडिडेट थे वो हमारा निर्वाचित हुए, किसमें, तो संविधान सभा के लिए। संविधान सभा के चुनाव के ठीक बाद मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया था। जहाँ हम लोगों का संविधान सभा का चुनाव होता है उसके ठीक बाद जो मुस्लिम लीग थी उसका बहिष्कार कर देती है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट आता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा था, ये ध्यान दीजिएगा। महात्मा गांधी और हमारे मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा गया था। अब आते हैं हमारे संविधान सभा में 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी। कितने, 15 महिला सदस्य निर्वाचित हुई थी, किसमें, संविधान सभा में। ये आप लोग देख सकते हैं, आपको नाम भी नोट डाउन करना पड़ेगा, थोड़ा सा याद करना पड़ेगा एक दिमाग में, क्योंकि ये कभी कभी पूछ देता है कि इनमें से कौन सी महिला संविधान सभा में निर्वाचित नहीं थी, ठीक है ना। तो पहली हमारी थी अम्मू स्वामीनाथन, बेगम एजाज रसूल, हंसा जीवराज मेहता, लीला राय,
पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, सुचिता कृपलानी, एनी मार्स्क्रीन, मालती चौधरी, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, दक्षिणयानी बेलायुधन, राजकुमारी अमृत कौर, सरोजिनी नायडू, विजयलक्ष्मी पंडित। ये 15 जो महिलाएं थी किसमें निर्वाचित थीं? तो ये लोग संविधान सभा में निर्वाचित थीं। नेक्स्ट हमारा आता है कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई। तो आपका ये प्रश्न हमेशा पूछता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। इसमें वरिष्ठतम सदस्य सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी जो हमारे अध्यक्ष थे कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। ये ध्यान रखिएगा। संविधान सभा को संबोधित करने वाले जो प्रथम व्यक्ति थे जेबी कृपलानी थे। जो हमारा संविधान सभा का जो प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने संबोधित किया सबसे पहले कौन थे? जेबी कृपलानी थे। नेक्स्ट हमारा जो बैठक होता है 11 दिसंबर को, 2 दिन बाद होता है 1946 में, और संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया जाता है। यानी जो हमारे सच्चिदानंद सिन्हा थे वो हमारे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष उन्हें चुना गया था। बाद में 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को जो दूसरी बैठक होती है संविधान सभा की, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष बना दिया जाता है। हरेंद्र कुमार मुखर्जी को उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया। SC मुखर्जी को क्या निर्वाचित किया गया था? तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे। कब? तो 13 दिसंबर 1946 को। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया था। संविधान सभा ने कब पारित किया था? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। कालांतर में BT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। तो हमारे BN राव क्या थे हमारे? तो संवैधानिक सलाहकार थे जिन्हें नियुक्त किया गया था। कालांतर में मतलब आगे चल के BT कृष्णमाचारी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया था। BN राव ने संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। जो हमारा फर्स्ट जो ड्राफ्ट था किसका? संविधान का। तो किसने तैयार किया था? तो BN राव ने। जबकि अंतिम जो प्रारूप था प्रारूप समिति के द्वारा तैयार किया गया था। यानी कि जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके द्वारा संविधान सभा का अंतिम रूप दिया गया था। तो आज के लिए जो हमारा संविधान सभा का निर्वाचन था इसके बारे में हम लोगों ने जाना कि कितने सदस्य थे, किसने इसमें जीते थे। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो हमारे टोटल सदस्य थे, टोटल सदस्य में यानी मुस्लिम के लिए 78 आरक्षित सीटें थी, जिसमें से 73 सीटें जो है मुस्लिम लीग के लोग जीते थे और इसमें से 3 सीटें कांग्रेस के द्वारा जीती गई थी। वहीं सिख का जो आरक्षित सीट था इसमें से 3 कांग्रेस के द्वारा जीता गया। सामान्य आरक्षित सीट पे कितने कांग्रेस के द्वारा जीता गया था? तो 199 जो है कांग्रेस के द्वारा जीत हासिल की गई थी। नेक्स्ट वही हमारा, अगर हम लोग बात करते हैं मुस्लिम लीग का, तो मुस्लिम लीग आगे चल के क्या करती है? इसका बहिष्कार कर देती है। और एक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि महात्मा गांधी और मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा संविधान सभा का चुनाव नहीं लड़ा गया था। ये सब आपके जो इम्पॉर्टेंट्स जो प्रश्न हैं एक एक करके इसको आपको नोट डाउन करना है, समझना है, ताकि आप संविधान को अच्छे से जान सकें। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा हम लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा पेश की गई उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में जानेंगे कि ये हमारा उद्देश्य प्रस्ताव क्या था और इसमें जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या क्या संविधान को बनाने की रूपरेखा जो ड्राफ्ट था उसको तैयार किया था, उसके बारे में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।